नमस्कार। आज एक वीडियो 10th क्लास का भी डाल रहे हैं। 10th क्लास का पहला लेसन है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206। देखिए, एक तो एनसीईआरटी का सिलेबस राजस्थान में लागू हो चुका है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 11 का सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी का होगा। नया सिलेबस आ गया है, नई किताबें भी कई जगह आ चुकी हैं, वो कम के कारण नहीं। और एक 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है वो इस साल यही रखेंगे। इसके अगले साल इसको चेंज करेंगे। अगले साल ऑल इंडिया का सिलेबस एक ही हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपने सारे। तो इसीलिए मैं 10वीं और 12वीं के वीडियो बना रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताबें भी वो पीडीएफ है, हम डाल देंगे, उसमें आप देख लेना। लोकल क्लास वाले सारे पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। स्वर्णिम भारत किसे कहते हैं? स्वर्णिम का मतलब यहाँ सोल्यूशन है। स्वर्णिम का मतलब होता है ऐसा साम्राज्य जहाँ की जनता प्रसन्न हो, जहाँ का जो राजा हो वो ऐसा शासन चलाता हो कि वहाँ की पूरी प्रजा, पूरा साम्राज्य, हर लोग खुश हो, चारों तरफ खुशहाली हो, किसी प्रकार का कोई संकट न हो, ऐसा शासन। तो भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल माना गया वैदिक संस्कृति के काल को, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को, वैदिक सभ्यता के काल को, रामायण के काल को और महाभारत के काल को। कौन कौन से कालों को स्वर्णिम काल माना गया है? रामायण के काल को, महाभारत के काल को, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को, और वैदिक सभ्यता के काल। ये काल था, ये काल स्वर्णिम काल था। यानी इस काल में प्रमुख रूप से जो थे वो सारी प्रजा, जनता, हर वर्ग था। अभी अपन ये बड़ा ही टफ टॉपिक है, इतिहास का पहला लेसन है और पहले लेसन में जनपद दे रखे हैं, जनपद नहीं महाजनपद। और महाजनपद दे रखे हैं कि बौद्ध ग्रंथ अकुत्तर निकाय के अनुसार उस समय भारत के अंदर 16 महाजनपद थे। कौन से ग्रंथ के अनुसार? ये बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जामों में क्वेश्चन आता है। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भारत के अंदर 16 महाजनपद थे? बौद्ध ग्रंथ है, नाम है अकुत्तर निकाय। 1 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन से आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन भी इस लेसन से है। निम्न दाखवट भी आएगा और छोटा भी आएगा। तो एक एक लाइन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए अपने को चलना ही पड़ेगा। अब इसमें हार्ड क्या है? हार्ड है ये 16 महाजनपद याद करना और इन 16 महाजनपदों की राजधानी याद करना। तो देखिए, 3 महाजनपद तो मैं आपके अभी याद करवा देता हूँ, बाकी करवाऊंगा तो सारे ही 3 पहले बता देता हूँ। जब अपन लोग सीखते हैं कथा गढ़ तो पहला अक्षर कौन सा आता है? क। तो पहला वो जो महाजनपद है कि भारत, वर्तमान जो भारत है, इस वर्तमान भारत से बाहर है कितने 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान भारत से बाहर थे? तो वो 2 थे। 2 कौन कौन से? एक है कंबोज, पहला जो महाजनपद है वो है कंबोज और दूसरा महाजनपद है उसका नाम है गांधार। कंबोज है, कंबोज, गांधार। गांधार नरेश, यहाँ की वो गांधारी थी ना, भीष्म पिता में शादी करने के लिए गया था गांधारी के पास में। तो यहीं से महाभारत की शुरुआत हो जाती है। महाभारत की शुरुआत कैसे हो जाती है? क्योंकि भीष्म पितामह जाता है तो यहाँ इस गांधारी नरेश के, गांधारी जो थी इसके एक भाई था जिसका नाम है शकुनी। वो कह रहा मैं मेरी बहन की शादी विजेंद्र से थोड़ी करूंगा। तो एक उसके मन में कोई टीस सी बैठ गई थी, उसका बदला लेने के लिए वो बोला मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो वो पूरा महाभारत बन जाता है, यहीं से शुरुआत होती है। कंबोज की राजधानी कौन सी है? देखिए, भारत से, वर्तमान भारत से बाहर कितने महाजनपद थे? 2। एक था कंबोज, एक था गांधार। कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या नाम है? हाटक।
बोझ कम करना हो, लेकिन इनकी टिक्की बनानी पड़ेगी ऐसी छोटी छोटी की अपनी याद हो जाए। बोझ को कम करना हो तो बोझ को हटाना पड़ेगा। बोझ को कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो गंगोज की राजधानी कौन सी हुई? अटक। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये कौन सी तक्षशिला? ये वही तक्षशिला है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य राजा बड़ा था चंद्रगुप्त, उसने चाणक्य के पास में शिक्षा ली थी। शिक्षा की केंद्र तक्षशिला, ये वही शिक्षा की केंद्र है तक्षशिला। वर्तमान भारत से कितने महाजनपद भारत है? 2। कौन कौन से? कंबोज और गांधार। अब बात करते हैं कि भारत के दक्षिण का एकमात्र जो महाजनपद है वो कौन सा है? तो उस महाजनपद का नाम है अस्सक। भारत के दक्षिण का एक ही महाजनपद, उस महाजनपद का क्या नाम है? अस्सक। और अस्सक जनपद की राजधानी कौन सी है? पाटन। कौन सी है? पाटन। इसको पोटिन भी बोलते हैं, पाटन। अब अस्सक के पास ही एक और महाजनपद, उसका नाम है अवंती। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अवंती महाजनपद की राजधानी 2 थी उस समय। एक तो थी उज्जैनी और एक थी महिष्मती। क्योंकि अवंती जो ये महाजनपद है, देखिए मान लीजिए ये अवंती है, ये फैला हुआ है। अब इस अवंती महाजनपद के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था वैतरणी नदी। कौन सी नदी? वैतरणी। ये कक्षा 10th में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूंगा। वैतरणी नदी। तो इस वैतरणी नदी के दक्षिण का जो भाग था, इसका नाम था महिष्मती। ये राजधानी थी दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, अस्सक की राजधानी पाटन, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी अटक। कितने महाजनपद हो गए? 1 2 3 4। अब देखते हैं राजस्थान के महाजनपद। तो राजस्थान में आपने पढ़ा था एक महाजनपद जिसमें अलवर का क्षेत्र आता है, उसके कहते हैं मत्स्य। बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है, उसे कहते हैं जंगल प्रदेश। और भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं आपका सूरसेन। सूरसेन। और एक महाजनपद और भी बताया गया इसमें, सीवी। ये सीवी महाजनपद कैसे बना कि पंजाब के अंदर ऐसी कई जातियां थी जो वहां पंजाब को छोड़ करके फिर आगे राजस्थान में रहने लगी, तो चित्तौड़ दक्षिण राजस्थान में रहने लगी, तो दक्षिण राजस्थान में एक जनपद और बना दिया, सीवी जनपद होता है। अब देखिए कितने जनपद हो गए, मैंने आपको बता दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कितने? 16। अब 8 हो गए। 8 याद कैसे हूं? तो ये सूत्र दिया है। मेरी सिस्टर का नाम है पूनम कुमारी मीणा, PKM। क्या नाम है? PKM, पूनम कुमारी मीणा। एक फिल्म है ना PK। और नीचे फिर आपको दोबारा वही लिख देना KM, P को हटा देना है, PKM KM। बहुत कुछ। कितने एक साथ याद हो गए? 5। 1 2 3 4 5। वाह वाह, इधर लिख दो VA। वाह, 5 और 2 7, और 2 और बच गए, वो इधर लिख दो V और C। 7 और 2 9, 9 और 8 17। 17 में ये जाता हुआ C वाला, बाकी तो 17 है 16 ही। कितने हो गए? 16 हो गए पूरे। 16 17 सब हो गए। अच्छा, अब ये बताओ इनको याद कैसे करेंगे? तो P4 क्या होता है? देखो याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये कोई इसको कोई गलत वे में भी मत ले लेना। और P4 K4 ये तो आप याद कर ही लोग है ना। तो P का अर्थ हो पांचाल। पांचाल, पांचाली कहाँ की थी रे?
पांचाली किसको कहते हैं? द्रौपदी को। वो द्रौपदी है ये थी पांचाली। अब पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर और कापिले, यानी उत्तरी पांचाली की तो अहिछत्रपुर थी, दक्षिण की थी कापिले। तो मैं लिख देता हूँ अहिछत्रपुर, इधर लिख दो राजधानी अहिछत्रपुर है। अगले वाला क्या है? के का क्या मतलब है? के का मतलब है कौशल, और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। बड़ा हार्ड टॉपिक है भैया, अभी तक तो खतरनाक ही काम। पी का मतलब पांचाल, पांचाल महाजनपद की राजधानी है छत्रपुर। के का मतलब कौशल, कौशल का मतलब कौशल की राजधानी श्रावस्ती। एम का मतलब क्या है? मल्ल। मल की राजधानी का है कुशीनगर है। पी के एम पांचाल कौशल मल, आगे क्या गए? के और एम। के का मतलब है काशी, मैं का मतलब मगध। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी। और मगध की राजधानी पी के एम पांचाल कौशल मल काशी मगध, और मगध की राजधानी है राजगृह। कितने याद हो गए? 5। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशीनगर, काशी की राजधानी वाराणसी, मगध की राजधानी राजगृह। अब पहले ये बता देता हूँ। वाह है बी का मतलब यहाँ पे दे रखा है वज्जी, और ए का मतलब है अंग। वज्जी की राजधानी है मिथिला। वज्जी का राजधानी कौन सी है? मिथिला। सीता कहाँ की थी? मिथिला नरेश की पुत्री थी मिथिला। ये का मतलब वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ है? मिथिला। ए का मतलब अंग, अंग की राजधानी कौन सी है? अंग की राजधानी चंपा। सीता कहाँ की थी? मिथिला की। मिथिला वज्जी कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान बिहार वाला क्षेत्र है। ए का मतलब अंग, अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। कौन से बच गए? 2 वी और सी। इसमें वी का मतलब है वत्स और सी का मतलब है चेदी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी और चेदी की शक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सी का मतलब चेदी, चेदी की राजधानी श्रावस्ती। ये आपके हो गए 16 के 16 महाजनपद। इनको एक बार देखो वीडियो, फिर एक बार लिखो, फिर बिना देखे लिखो, तब के तब तो 16 के 16 याद हो जाएगी। और जो 10th क्लास में स्टूडेंट थे उनके तो सबके हो भी गए। जो अब की बार आ रहे हैं, ये कोई लगता तो देखो ये नाम तो ऐसे ही है भैया, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे ना। तो वर्तमान भारत से बाहर कौन कौन से थे? कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक। ये कंबोज ये जम्मू कश्मीर के पूंछ वाला क्षेत्र वो आता है। गांधार का कौन सा क्षेत्र आता है? तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और इसके बाद में दक्षिण भारत का जो दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है उसका नाम है अशक। इसको कई असमक बोलते हैं, असमक नहीं है, अशक है। और इसकी राजधानी है पाटन। और फिर इसी के पास में है अवंती, और इसके ऊपर ये और रह गए राजस्थान वाले। ये मैं आपको अब आगे जो टॉपिक आएगा ना अपना, वो आएगा राजस्थान के प्रमुख महाजनपद, उसमें बताता हूँ। तो ये काल पढ़ते हैं अपन लोग महाजनपद काल, जो 600 से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का काल है। पहले अपन ने देखा कि कितने महाजनपद थे? 16। ये 16 महाजनपद मुख्य रूप से 2 प्रकार से बटे हुए थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक।
यानी किसी पे राजा का शासन, किसी पे वह जितनी जनता थी जनता से वो चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। तो गणतंत्रात्मक जो महाजनपद थे वो दो ही थे, वर्जी और मल। और कौन से थे? वर्जी और मल। बाकी सारे कैसे थे? राजतंत्रात्मक। एक शब्द आता दीपांतर किसे कहते हैं? इसी में शब्द दीपांतर। तो समुद्र पार, ये समुद्र के बीच में, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? दीपांतर कहा जाता था। अब बढ़ते हैं, अब आज से 6000 ईसा पूर्व के पहले बताते हैं कि भारत के अंदर जलयान विकसित हो गए थे, जलयान चलने लगे थे। और भारतीय जो लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा से ही अपना परिचय दिया है, यानी विश्व गुरु कहलाता था भारत, सोने की चिड़िया विश्व गुरु। तो विश्व के अनेक देशों में धर्म का भी प्रचार किया, नीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, कला, युद्ध को सभी का ही प्रसार किया। कैसे किया? जल मार्गों से, थल मार्गों से। कहाँ किया? तो विश्व के अनेक देश, ब्रह्मदेश, श्यामा, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया में किस किस प्रचार किया? दर्शन शास्त्र का, ज्योतिष का, स्थापत्य कला का, युद्ध शास्त्र का, नीति शास्त्र का आदि इन्होंने क्या किए हैं? प्रचार प्रसार किए हैं। और उस समय 16 महाजनपदों में जो शक्तिशाली महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो कौशल महाजनपद। कौशल नरेश किसे कहते हैं? कौशल की राजधानी अयोध्या, तो भगवान श्री राम को कौशल नरेश कहते हैं। कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये उस समय क्या थे? 4 शक्तिशाली। तो 16 महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से हैं? कौशल, वत्स, अवंती और मगध। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महाजनपद की। तो राजस्थान के महाजनपदों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि उस समय यूनानी आक्रमण हो रहा था। यूनान के शासक कई आ रहे थे, लुटेरे आ रहे थे, वो आक्रमण कर रहे थे। तो पंजाब से, ये पंजाब वाला ये क्षेत्र और पाकिस्तान वाला पंजाब जो है, यहाँ से कई जातियां वहां से भाग करके राजस्थान में आ गई। कौन कौन सी जातियां भाग करके राजस्थान में आ गई? तो उस पंजाब की मालव, सिरी और अर्जुनाइन जो जातियां थी, ये थी तो शक्तिशाली थी, बहादुर थी, अपने नाम के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब विद्रोही ज्यादा ही बड़ी सेना के साथ में, तो क्या करें? तो ये लोग आ गए राजस्थान में, और राजस्थान में आकर के इन लोगों ने अपने अपने जगह पे अपने अपने क्षेत्र बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के महाजनपदों को पढ़ते हैं। तो एक जनपद आता है, उसका नाम है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश किसको कहते हैं? वर्तमान बीकानेर, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, ये था जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर किसको कहते? वर्तमान जो नागौर है, इस नागौर का नाम पहले था अही छत्रपुर। तो बीकानेर के जो शासक थे वो यहीं के निवासी थे। इस कारण इस क्षेत्र का नाम, जांगल प्रदेश को और भी किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश को जांगलदर बादशाह, बीकानेर नरेश को जांगलदर बादशाह यहाँ के निवासी होने के कारण ही कहा जाता है। और बीकानेर के जो राजा हैं, उनके राजचिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह के नाम से भी वो निशान सा लगा हुआ, और ये नाम लिखा हुआ है, वो इसी कारण इसे लिखा हुआ है। तो कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? बीकानेर, जोधपुर और नागौर का क्षेत्र। अगला जो यहाँ का महाजनपद है, उस जनपद का नाम है मत्स्य। मत्स्य में कौन कौन सा आता था? अलवर, अलवर के साथ में जयपुर का जो क्षेत्र है वो आता था मत्स्य में। और इसकी राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान बोलते विराट की पहाड़ियां है ना जयपुर में। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की विराटनगर। ये कौन सा पड़ा आपने? जांगल प्रदेश, जांगल महाजनपद, ये मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी जांगल मत्स्य की कहाँ थी? विराटनगर थी। और ये मुख्य रूप से आपको बता दूं, जो नदियां हैं, चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, और इसके बाद में जो सरस्वती नदी, उनके बीच का क्षेत्र था, जिसको मत्स्य क्या बोलते हैं? मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। अगला महाजनपद है, उस महाजनपद का नाम है सूरसेन। सूरसेन में जैसे आप मान ली ब्रज क्षेत्र जो आता है वो पूरा सूरसेन में आता है। और इसमें मुख्यतः 3 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र, थोड़ा सा ये पूर्वी अलवर का भी क्षेत्र इसमें आता है। ये कौन सा महाजनपद है? सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। ये
भगवान श्री कृष्ण थे ना, यदुवंश के थे, यदुवंश भी बोलते हैं, तो ये यदुवंश से ही संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? वासुदेव। वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी वंश से ही है। कौन से वंश से? सूरसेन वंश से। ठीक है। और यहाँ पे सिक्के भी मिले हैं सूरसेन वंश में। अगला है जो लास्ट वंश है उसका नाम है सीवी वंश। तो सीवी वंश है पाकिस्तान का सूरकोट नामक स्थान से संबंधित है। इसकी राजधानी थी, सीवी की राजधानी शिवपुरी थी। ये सीवी वैसे राजस्थान का है नहीं। ये जो मैंने आपको पहले बताया था, पंजाब से निकल करके जो जातियां आई थी उनमें एक जाति आई थी सीवी। ये सीवी जाति राजस्थान के दक्षिण में रहने लगी, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में। तो इसने उसको अपना ठिकाना बनाया दक्षिणी राजस्थान को। इस कारण इस जनपद का नाम राजस्थान से जोड़ देते हैं। बाकी ये राजस्थान से संबंधित है नहीं, फिर भी अपन लिख लेते हैं सीवी, क्योंकि ये थोड़े दिनों के लिए तो यहाँ रहे थे। अब सीवी जनपद ऐसा जनपद है राजस्थान का जिसकी राजधानी शिवपुर बताई जाती है, लेकिन शिवपुर का संबंध तो पाकिस्तान के सोरकोट से है। ये कुछ समय के लिए यहाँ जब आए थे तब इन्होंने इस क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व जमाया था दक्षिणी राजस्थान के ऊपर। और एक गुहा मंदसौर के पास में, मंदसौर मध्य प्रदेश में, वहाँ एक गुहा लेख मिलते हैं, यानी गुफाओं में लिखे हुए 5 लेख मिलते हैं। उसमें बताया गया है कि ये सीवी जो जनपद था, महाजनपद था, इसका जो क्षेत्र है वो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान इतना था। काफी लंबा क्षेत्र इसका बताया गया है। ये थे राजस्थान के 4 प्रमुख महाजनपद और 16 भारत के महाजनपद। अब आगे अपने को पढ़ना है मगध वंश। मगध में देखिए महाभारत के अनुसार तो मगध के अंतर्गत पहले जो शासन था, सबसे पहले जिसने राज किया वरदर्थ नाम वंश था। लेकिन अपने को ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, सीधा का सीधा मौर्य वंश ही पढ़ना। मौर्य वंश की स्थापना मगध का अंतिम शासक या अंतिम वंश था नंद वंश। नंद वंश का शासक था घनानंद। घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य कुर्सी पे बैठता है और मौर्य वंश क्या होती है वहां से स्थापना। तो अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य वंश। एक बार आप लोग, ये थोड़ा सा टफ जरूर है, एक बार इसको जरूर देखना। नहीं समझ में आए तो फिर कोशिश करेंगे दोबारा से अच्छी तरह से बताने की। अभी रात का समय हो चुका है, हम लोग कम से कम 3 घंटे से लगे हुए। 12वीं के पहले 2 वीडियो बनाए हैं, फिर आपका बनाया है। तो मैं बोल कुछ ही रहा हूँ, निकुल कुछ ही रहा है, फिर भी कोशिश पूरी हमारी जारी है। और कल ये लेसन भी ज्यादा ही पड़ा है, लेकिन नंबर भी तो 4 या 5 का है, तो कोशिश पूरी करेंगे। आपको जरूर आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर बता देंगे, कल से पढ़ाएंगे मौर्य वंश। तो देखिए हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।